ये करप्शन के खिलाफ लड़ाई से आपकी पार्टी की शुरुआत हुई, आपकी पार्टी का जन्म हुआ। आज उस पार्टी के चेहरे को जेल में भेज दिया गया भ्रष्टाचार के चार्जेस पे। आपको नहीं लगता कि पूरी पार्टी का जो ब्रांड था वो ध्वस्त हो गया है? तो ये बहुत पहले से ही प्लानिंग थी कि अरविंद केजरीवाल को ठीक चुनाव से पहले जेल भेजा जाएगा। अन्ना हजारे का आंदोलन आप कह रहे हैं आरएसएस के जरिए खड़ा नहीं किया गया, सपोर्ट किया गया। बीजेपी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। मैं देश के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के गुहार करती हूँ कि ऐसा तमाशा खत्म करें, अन्यथा आप चाहते हैं कि विपक्ष खत्म हो जाए। अब मुझे भविष्य की बात बताइए। आप बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स हमारा चैनल भी देखते हैं और आपको सुनने की ख्वाहिशमंद भी हैं कि अब आप क्या करेंगे आगे। अभी बताइए, आपके तो हाथ भी काट दिए, पैर भी काट दिए, अब क्या करेगी आम आदमी पार्टी? नरेंद्र मोदी को बहुत सारे लोग अपना हीरो मानते थे, आइडियल मानते थे, मॉडल मानते थे। वो जब ऐसा काम करेंगे तो उनको लगता है यार ये क्यों किया इन्होंने। आप तो 400 पार जा रहे थे, आप तो विश्वगुरु होने की बात कर रहे थे, आप तो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई रोक रहे थे, आप अपने मुख्यमंत्रियों से ही लड़ने भिड़ने में लगे हुए। ये जो अरविंद केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी है, ये टर्निंग पॉइंट है हिस्ट्री का। और आप देखेंगे इसके बाद पूरे इंडिया अलायंस के अंदर एक भारी सपोर्ट जो है दिखेगा, लोगों की हमदर्दी दिखेगी और इस हमदर्दी के कारण इंडिया अलायंस के नंबर्स बढ़ेंगे। मैं कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं नहीं समझता कि कितनी % वोट बढ़ेंगे, कहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मगर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी गलती का एहसास होगा कि ये ब्लंडर हो गया। लोग अब टीवी की खबर को बहुत जो है ना कहते हैं पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेते हैं और लोग अब यूट्यूब चैनल्स के ऊपर द वायर जैसे जो हैं पोर्टल्स हैं ना, उनको देखते हैं और उससे जो ओपिनियन बनती है वो अब आपको दिखती है। आप पार्कों में जाएं, लोगों से मिलने जाएं, वो ओपिनियन दिखती है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उनको अब कुछ ही दिन बाकी हैं और उससे पहले जिस तरह का मैं कहूँगी वज्रपात या जिस तरह की क़यामत गुजर रही है भारत की राजनीति में, वो इससे पहले शायद कभी नहीं हुआ। पूरी तरीके से भारत का जो पॉलिटिकल कल्चर है, जो राजनीतिक संस्कृति है, उसको बदल रही है, जिसमें कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स जो बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं उन पर बाकायदा मुकदमे दर्ज करके उन्हें जेल भेजा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री बन गए जिनको जेल भेजने की न सिर्फ कोशिश की बल्कि अब कई दिन गुजर चुके हैं। होली भी अरविंद केजरीवाल की हवालात में ही गुजरी है और इस दौरान जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं, जाहिर है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास को भी घेरने की वो कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि एक तरह के प्रोटेस्ट के लिए दूसरी तरह का प्रोटेस्ट, काउंटर प्रोटेस्ट, ये भी भारत की राजनीति में बड़ी नई चीज़ है कि बीजेपी के कार्यकर्ता ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो कह रहे हैं हमारे चीफ मिनिस्टर को आप रिलीज़ कीजिए। दूसरी तरफ जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा चाहिए। इसी दौरान इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए कि अब चुनाव से सिर्फ कुछ ही दूरी पर हम खड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या होगी, क्या चुनाव पर किस तरह से असर डालेंगे, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता और राज्य में मंत्री, फिलहाल अर्बन डेवलपमेंट और हेल्थ दोनों इनके पास मंत्रालय हैं, टूरिज्म भी देखते हैं, और पार्टी के वो फाउंडर जो मेंबर्स हैं उनमें से एक हैं सौरभ भारद्वाज, इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका द वायर के स्टूडियो में आने के लिए। और साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जैसे ना आपको बताया कि भारत की राजनीति के लिए भी नया है, लेकिन दुनिया की राजनीति के लिए कितना नया है। जर्मनी की सरकार ने पहले काफ़ी सख्त सुस्त शब्दों में अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर स्टेटमेंट जारी किया और अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी ये स्टेटमेंट जारी किया है। जर्मनी पे तो कह दिया नरेंद्र मोदी जी ने कि दखलंदाजी हो रही है हमारी राजनीति में। अभी देखना ये बाकी है कि यूएस जब कह रहा है, अमेरिका जो उनका बड़ा सगा भाई और बहुत करीबी दोस्त हैं, वो जब कह रहे हैं तो क्या करेंगे। सौरभ जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो स्टेटमेंट आ रहे हैं आपके फेवर में आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल की पार्टी इसको कैसे देखती है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर भारत इतना बड़ा लोकतंत्र है कि भारत के अंदर अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था चरमराती है तो ये पूरी दुनिया के लिए एक चिंता की बात है और जितनी भी वर्ल्ड की डेमोक्रेसीज़ हैं वो चिंतित होंगी। हमारे अगर पड़ोस में कहीं पे अगर हमें लगता है
कि डेमोक्रेसी ख़त्म होकर मिलिट्री रूल आ जाता है या कोई और डिक्टेटरशिप आ जाती है, तो ज़ाहिर तौर पे हम पर उस चीज़ का असर पड़ता है। तो दुनिया के लिए तो भारत जो है एक बहुत बड़ी मार्केट भी है, बहुत बड़ा इकोनॉमिक प्लेयर भी है। तो ऐसे में वर्ल्ड की चिंताएं तो होंगी, और मुझे लगता है कि इसको ये कहना कि दूसरा देश हमारे विषय में क्यों कह रहा है, ये बचपना है। हम भी तो बाकी देशों के विषय में कहते रहे हैं। जब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही थी तो हम तो इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भाई हम कहें, या इज़राइल और फ़िलिस्तीन का हो रहा था तो हम तो इस चीज़ में नाज कर रहे हैं कि मोदी जी ये कहें। ये भी याद दिला दें कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी, वो जो मजाक हुआ था, जोक हुआ था। अभी तक तो मुझे यही नहीं पता चला कि मोदी जी थे किसकी तरफ, यूक्रेन की तरफ थे या रशिया की तरफ थे। नहीं, लेकिन अगर उन्होंने वॉर रुकवा भी दी थी तो तब भी तो दूसरे के मामले में दखल दे रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ट्रोल हैं, एक आदमी जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, वो अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री के विषय में कह रहे हैं तो ये पूरे दिन जो है इनके ट्रोल उसको ट्विटर पे और फेसबुक पे डला रहे हैं। पन्नू ने जो कहा है ना, वो ठीक कर रहे हैं। एक सो कॉल्ड उग्रवादी अगर भारत के विषय में, भारत के मुख्यमंत्री के विषय में कहता है तो उसकी विश्वसनीयता काफी उसकी पूरी विश्वसनीयता है। भारतीय जनता पार्टी पूरे दिन उसको चलाएगी और उसके ऊपर कमेंट्री करेगी। मगर एक देश की सरकार अगर चिंता जाहिर करेगी तो आप कहेंगे कि साहब ये हमारे जो है इंटरनल अफेयर्स। मैं इस स्टेटमेंट पे बात करना चाहती थी, क्या आप कैसे समझते हैं पन्नू के इस पूरे वक्तव्य को? देखिए, ये तो जग जाहिर है कि उन्होंने जब कहा हमने कि 150 करोड़ रुपए हमने तो भेजे। छोड़िए, जब पंजाब का इलेक्शन हमारे सर पे था 2022 में, तो उनकी स्टेटमेंट आई थी हमारे खिलाफ खुल के, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के ट्रोल्स ने चलाई थी कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बिल्कुल नहीं जिताना है पंजाब के अंदर। तो जाहिर सी बात है, वो पन्नू जो भी हैं वो उन लोगों की मदद करते हैं जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हैं। वो कौन लोग हैं? वो तो भारत के पास बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, रॉ है और क्या क्या है, वो पता करें कि क्यों ऐसा है। क्यों ये स्टेटमेंट जाहिर बात है। यहाँ इस वक्त इस इंटरव्यू की एक खास बात जो है, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों में जो सौरभ जी से मैं पूछूंगी वो ये कि भारत की राजनीति में एक तरह का ऐतिहासिक पल है, जबकि एक सबसे नई पार्टी जिसकी के मैं कहूँगी नेशनल एस्पिरेशंस हैं, वो पार्टी जो कि भ्रष्टाचार के पूरे रथ पर सवार होकर के एंटी करप्शन का रथ, कि हम कांग्रेस पार्टी को एक तरह से उखाड़ फेंकने में उनकी सत्ता को, आम आदमी पार्टी, उनका इंडिया अगेंस्ट करप्शन का पूरा जो आंदोलन चला और कहा गया कि बे देखिए दूसरा आज़ादी का ये आंदोलन है, उस सब के बाद ये पार्टी बनी। अरविंद केजरीवाल उसके चेहरे हैं और उस चेहरे को फिलहाल हवालात में भेज दिया गया भ्रष्टाचार के आरोपों में। मुझे लगता है कि ये कोई किसी फिल्म की स्क्रिप्ट है शायद जो चल रही है, क्योंकि लगता नहीं है कि हमारे ही एक ही जीवन काल में, एक ही लाइफ टाइम में ऐसा हो रहा है। सौरभ जी, 13 साल इस बात को गुजर रहे हैं। मुझे याद है कि मैं माइक लेकर और कवर कर रही थी जो ये पूरा अन्ना आंदोलन जिसको कहा गया, या इंडिया अगेंस्ट करप्शन। ये करप्शन के खिलाफ लड़ाई से आपकी पार्टी की शुरुआत हुई, आपकी पार्टी का जन्म हुआ। आज उस पार्टी के चेहरे को जेल में भेज दिया गया भ्रष्टाचार के चार्जेस पे। आपको नहीं लगता कि पूरी पार्टी का जो ब्रांड था वो ध्वस्त हो गया है? देखिए, ध्वस्त करने की कोशिश ज़रूर हुई है, मगर आप अगर अब दिल्ली के अंदर निकल जाएं तो दो तरीके के लोग हैं। एक तो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, वो तो नहीं मानेंगे, जाहिर सी बात है, वो आम आदमी पार्टी के लोग हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के कोर समर्थक हैं वो कहेंगे अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। वो आज से नहीं, वो 2013 से कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं, अरविंद केजरीवाल देश के दुश्मन हैं। उनकी अलग एक सोच है। मगर जो बाकी 30-35% दिल्ली का न्यूट्रल वोटर था, जो ना आम आदमी पार्टी का कोर वोटर है ना वो बीजेपी का कोर वोटर है, जो समय के साथ तय करता है कि इस बार मैं इनको वोट दूंगा, इस बार मैं उनको वोट दूंगा, वो वोटर आज कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। और वो काफ़ी दुखी है इस बात को लेके कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा है। आप सोचिए, 100 करोड़ कोई छोटी रकम कोई ना होती है। आज सुबह मेरे से पार्क में कोई कह रहा यार 100 करोड़ कोई छोटी चीज़ कोई ना होती है कि गायब ही हो गई ना। वो किसी के घर, और एक दो नहीं 500 जगह छापे मार रखे हैं इन्होंने, 500 जगह। चलो अरविंद केजरीवाल जी के घर में नहीं मिलेगी, मनीष जी के घर पे नहीं मिलेगी, कहीं तो मिलेगा। इन्होंने तो हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं तक के घरों में और उनकी बिजनेस लोकेशंस में सब जगह छापे मारे हैं। गोवा में, पंजाब में, बॉम्बे में, मतलब हर जगह इन्होंने छापे मारे हैं। दिल्ली में तो पता नहीं, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा की तो गिनती ही नहीं है।
कुछ भी तो नहीं मिला। तो आपका ये मानना है कि आपकी ब्रांड को नुकसान नहीं पहुंचा है, वो ब्रांड जो करप्शन के खिलाफ खड़ा हुआ था, और ख़ासकर एक ऐसा मिडिल क्लास, ये भी माना गया कि आपकी पार्टी के सपोर्टर्स वो लोग भी हैं जो अपने को अब तक ए पॉलिटिकल या गैर राजनीतिक कहते रहे, जो लेफ्ट भी नहीं है, राइट भी नहीं है, वो एक अर्बन पॉपुलेशन है, उस तरह के लोगों के लिए एक नई पार्टी आई, एक नई राजनीति की शुरुआत हुई। आपको नहीं लगता कि ये डैमेज हुआ? अब आरफा जी, आज से करीब 15 दिन पहले अगर आप मुझसे सवाल पूछती तो मैं इसका जवाब ये देता कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर आज ये पक्का मानेगा कि हम लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, और न्यूट्रल वोटर को भी लग रहा होगा कि कुछ तो है। इतना शोर जनरल क्या होता है, एक आम आदमी कहता है यार इतना शोर मच रहा है, कुछ तो किया होगा इन्होंने। ये एक जनरल टेंडेंसी है लोगों की। मगर हम धन्यवाद करेंगे सुप्रीम कोर्ट का कि जब से ये इलेक्टोरल बॉन्ड की जो पर्दा था, जो चोरी छुप के चंदा लेने की पूरी ये जो स्कीम लाए थे जेटली साहब, जब से वो पर्दा हटा है, अब जो मुझे लगता है कि जो साधारण वोटर है, सामान्य वोटर है, न्यूट्रल वोटर है, उसको भी भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा पता चल गया। अब आपको मैं 2 मिनट देंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, ये पूरा मामला जो अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, उसका सबसे बड़ा आधार है एक बिजनेसमैन जिनका नाम है शरद चंद्र रेड्डी, ठीक है। और वो छोटे मोटे आदमी नहीं है, 25,000 करोड़ की कंपनी चलाते हैं उनके पिता, औरोबिंदो फार्मा, और उसकी कई सब्सिडीज। तो 25,000 करोड़ बहुत होता है। उनके बेटे शरद चंद्र रेड्डी जो औरोबिंदो फार्मा के भी डायरेक्टर हैं, ठीक है, वो इसके अंदर सबसे बड़े गवाह हैं कि उन्होंने गवाही दी है कि हमने इस पॉलिसी के लिए आम आदमी पार्टी को पैसा दिया, उनकी गवाही है। अब अगर आप उनके बैकग्राउंड पे जाएंगे तो आप देखेंगे जब ये पॉलिसी चली, जुलाई के अंदर ये पॉलिसी 2022 में ये पॉलिसी ख़त्म हो गई। नवंबर के अंदर शरद चंद्र रेड्डी से पहली बार 9 नवंबर 2022 को इन्हें ईडी ने बुलाया, इनसे सवाल पूछे। इन्होंने बोला मैं अरविंद केजरीवाल से कभी नहीं मिला, पैसे लेन देन का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये इनका बयान दर्ज है ईडी के उसमें रिकॉर्ड्स में आज भी। अगले दिन 10 तारीख को आपने उनको गिरफ्तार कर लिया। अब आपने नवंबर में गिरफ्तार किया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में उनकी बेल लगी, लोअर कोर्ट में रिजेक्ट हो गई, क्योंकि ईडी ने कहा कि साहब ये हमें बयान नहीं दे रहे। इन्होंने लोअर कोर्ट में कहा कि मेरे ऊपर ईडी दबाव डाल रही है कि जो ये चाहते हैं वो मैं बात कहूँ, कि मैंने रिश्वत दी, मैं ये बात कहूँ, और मेरे ऊपर यूज़ ऑफ फोर्स हो रहा है, मेरे ऊपर बल का प्रयोग हो रहा है, मेरे जो एसोसिएट्स हैं उनके ऊपर बल का प्रयोग हो रहा है कि मैं ये झूठा बयान दूँ। लिहाजा इनकी बेल रिजेक्ट हो जाती है। अब आप सोचिए, एक 25,000 करोड़ की कंपनी चलाने वाले का बेटा, मतलब एक सुपर अमीर की औलाद, उसको आप सड़ाएंगे जेल में, तो उसकी क्या हालत होगी। 6 महीने बाद तो आप उसको जो कहोगे वो कहेगा, और उसको लग रहा है कि पता नहीं अब कितने साल अंदर रहेंगे। तो ये दबाव के तहत आपको लग रहा है? हाँ, उसने खुद कहा है दबाव। उन्होंने पैसे भी दिए फिर आप सुनिए, फिर उसने अपना बयान पलट दिया। मई के अंदर उसने अपना बयान पलट दिया, और फिर हाई कोर्ट के अंदर उसने बेल लगाई कि साहब मेरी कमर में दर्द है। अब आप बताइए, कमर में दर्द के लिए आपके एडिटर भी आपको छुट्टी नहीं देंगे। वो कहेंगे कोई बात नहीं, मूव वूव लगा के आ जाओ, पेन किलर खा के आ जाओ। कौन देता है छुट्टी? भी नहीं देता कोई कमर के दर्द के लिए। इनको हाई कोर्ट के अंदर बेल दे दी और ईडी ने अपोज नहीं किया। इसका मतलब सेटिंग हो गई। और फिर जब ये छूटते हैं जेल से तो इन्फॉर्मर वो बन जाते हैं, अप्रूवर, सरकारी गवाह बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी कंडीशन पे ही आपको छोड़ा जाएगा। तो आप ये कहने की कोशिश करें कि अगर इस पूरी कड़ियों को हम जोड़ने की कोशिश करें, जैसे जॉइनिंग द डॉट्स अंग्रेजी में हम कहते हैं, तो ये बहुत पहले से ही प्लानिंग थी कि अरविंद केजरीवाल को ठीक चुनाव से पहले जेल भेजा जाएगा? मेरे को लगता है कि ये इनके लिए सबसे उपयुक्त टाइमिंग थी। एक चीज़ मेरी रह गई, तब जब ये जेल से रिहा होते हैं तो नवंबर में इनकी 3 कंपनियां, औरोबिंदो फार्मा और उनकी 2 सब्सिडरीज 50 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी को देते हैं। जिस दिन ये अरेस्ट हुए हैं 10 नवंबर 2022 को, उसके 5 दिन बाद 15 नवंबर 2022 को 5 करोड़ रुपए देते हैं। मतलब वो आदमी जो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी है, जिसके विषय में भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता रोज टीवी पे बैठ के कह रहा है कि शरद चंद्र रेड्डी ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, शरद चंद्र रेड्डी जो है भ्रष्ट है, आप उस शरद चंद्र रेड्डी से 55 करोड़ रुपए ले लेते हो। और उसकी गिरफ्तारी के बाद? उसकी गिरफ्तारी के बाद, जब आप खुद ये डिक्लेयर कर चुके हो कि इसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो 55 करोड़ रुपए आरफा जी
ऐसा नहीं होता कि मैं जो है 5,000 रुपये का चंदा आपकी पेटी में डाल गया, आपको पता नहीं चला। 55 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड आपको मिला होगा, तो ऐसे तो है नहीं कि कोई दरवाजे पे आपके डल गया। आपको कोई बाकायदा मिला होगा, डिस्कशन किया होगा, उसने बोला होगा ये लो 10 करोड़ का, ये लो 10 करोड़ का, ये लो 5 करोड़ का, फिर आपने उसको जो है कैश भी कराया है। तो ये तो आपको तो अच्छा, ये क्यों लिया? क्योंकि इनको लग रहा था इसके ऊपर तो पर्दा डला हुआ है, ये तो दुनिया में किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो आसान शब्दों में अगर दर्शकों को मैं बताऊं तो जिस व्यक्ति की बुनियाद पे ये पूरा करप्शन का ईडी का केस खड़ा हुआ है आपके खिलाफ, उस व्यक्ति को पहले जेल भेजा गया। उससे पहले का स्टेटमेंट इनके खिलाफ था, जेल भेजा गया। जेल के बाद उसने अपना स्टेटमेंट बदला, बीजेपी को बाकायदा पैसे दिए और अब वो व्यक्ति मुकर गया अपने बयान से, और अब वो सरकारी गवाह बन गया। और लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल चले गए। देखिए, और उससे पहले मनीष सिसोदिया जेल चले गए, संजय सिंह जेल चले गए। आरफा जी, ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये मेरे आरोप नहीं है, ये तथ्य हैं। ये तो तथ्य हैं, बिल्कुल। ये तथ्य हैं कि उसने स्टेटमेंट क्या दिया। नहीं, ये तो हमने वायर पे रिपोर्टिंग की है, ये तो ऐसी खबर है, इसको तो इसको तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता। और जैसे आपने कहा है, इसको किसी और शब्दों में भी नहीं रखा जा सकता। चलिए, आपकी बात तो दुरुस्त है, लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है कि चुनाव से ठीक पहले हम यहाँ खड़े हुए हैं। आपकी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन ये बड़ी टेक्निकल बातें हैं, लॉजिकल बातें हैं, ये तो बड़ी लीगल बातें हैं। आम आदमी कैसे इस बात को समझेगा जो रोज़ की आपाधापी में जो लगा हुआ है? उस आदमी को कहाँ इस बात की फुर्सत है कि वो ये देखे? वो तो सिर्फ ये जानना चाहता है ब्लैक और वाइट, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं या वो नहीं है। देखिए, वो आदमी जान के बैठा है, उसको ये समझ में आ गया। देखिए क्या होता है ना, अगर सिर्फ अरविंद केजरीवाल को आप अरेस्ट करते, उन पे मुकदमा बनाते, हो सकता है लोग बोलते कि ऐसा है, मगर आपके पास दर्जनों बड़े बड़े मामलों की फहरिस्त है जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन चलाया कि ये भ्रष्ट हैं, इन्होंने चोरी की, इन्होंने 500 करोड़ रुपए हजम कर लिए, इन्होंने 70,000 करोड़ रुपए हजम कर लिए। ईडी के मुकदमे हुए, सीबीआई के मुकदमे हुए, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो ये तो बड़ा ओपन हो गया ना, अब छुपा हुआ खेल नहीं है। अब यहाँ इसको हम एक नेशनल पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं, एक बड़ी तस्वीर दर्शकों को दिखाते हैं, क्योंकि चुनाव भी जो होना है वो लोकल नहीं है बल्कि नेशनल चुनाव होना है। इस बात को बारहा ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो फ़ैन बेस है वो सेम वही फ़ैन बेस है जो केंद्र में नरेंद्र मोदी को देखना चाहता है और राज्य में अरविंद केजरीवाल को देखना चाहता है। आपके खुद पार्टी के कई लोगों ने इस बात को कहा कि वही वोटर है, कहता है कि ठीक है, हमें आइडियोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है नरेंद्र मोदी से, हम केंद्र में मोदी को चुनेंगे, प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी, सीएम केजरीवाल। क्या ऐसी बात बीच में आ गई कि ये जो एक आपकी अंडरस्टैंडिंग, ये आपका ये अरेंजमेंट, जो भी मैं शब्द इसको इस्तेमाल करूं, पहली बात तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? दूसरी बड़ी बात कि अगर आप सहमत हैं तो ऐसी क्या बात बीच में आ गई जिसमें आपके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद, एक और मंत्री, पूरी की पूरी लीडरशिप को जेल में डाल दिया गया? अरफा जी, इसको मैं दूसरी तरीके से कहूँगा। दिल्ली के अंदर, जो मैंने शुरुआत में बात बोली थी, दिल्ली के अंदर एक वोटर है जो हार्डकोर आम आदमी पार्टी का वोटर है और एक वोटर बेस है जो हार्डकोर बीजेपी का वोटर है। इनको आप 30-30% मान लीजिए, तो जो बचा हुआ 40% वोटर है वो फ्लोटिंग वोटर है। उसको जो अच्छा लगता है, जिस चीज़ के लिए अच्छा लगता है, वो उधर जाता है। इसीलिए क्या होता है कि लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 55% वोट मिल जाते हैं या 51% वोट मिल जाते हैं, और विधानसभा में हमें 55-56% वोट मिल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी 30-32% पे आके ठेव से मर जाती है। इस परसेप्शन से वैसे आप सहमत हैं कि केंद्र में हमें सीएम मोदी और पीएम मोदी और सीएम केजरीवाल? एक तबका है ऐसा, 60% है। लेकिन क्या हुआ ऐसा? देखिए, 60% नहीं है, 40%। अच्छा, जो आपने 30 इधर किया और जो 40 बाकी है। देखिए, मैं बहुत ज्यादा निटी-ग्रिटी में जाऊंगा, मैं बोलूंगा हमारा 35 है, इनका 25 है। नहीं, ठीक है, मोटा-मोटा हमने मोटा-मोटी बोल दिया कि 30 इनका, 40 जो है वो न्यूट्रल वोटर है, जो देख के तय करता है कि इधर जाऊं या इधर जाऊं। ये कौन जीत रहा है? बहुत सारी चीजें होती हैं। एक, उसका छोटा बेस ऐसा होता होगा, जो जीत रहा है उसको जिता दो। दूसरा, वो बोलता होगा नेशनल चुनाव है तो इनको वोट दे दो, इस वक्त उसे वो ये अच्छा लग रहा है तो उसको वोट दे दो। मगर मैं आपको बताऊं कि उस वोटर को इस चीज़ से भी परहेज था कि सीएम मोदी को गाली ना दें, ठीक है, और उस वोटर को इस चीज़ से भी परहेज था कि मोदी जो है ज़बरदस्ती दिल्ली के लोगों को या दिल्ली सरकार को परेशान ना करें एलजी से। वो दोनों को, वो वोटर बेस दोनों को ज्ञान देता था कि भाई आप अपने एलजी से कहिए क्यों परेशान कर रहे हैं, काम करने दें इनको, अच्छा काम कर रहे हैं, स्कूलों में, अस्पतालों में, इनमें अच्छा काम हो रहा है। वही वोटर बेस अरविंद जी को भी बार बार बोलता था कि जी आप प्रधानमंत्री को गाली मत दीजिए, आप अपना काम कीजिए, ठीक है। उस पूरे झंझट के अंदर आप देखेंगे कि
अरविंद केजरीवाल ने कम से कम 3-3.5 साल प्रधानमंत्री जी को कोई जो है डायरेक्ट अटैक नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो एक कॉमन वोटर बेस था। वो कहता था साहब आप अपना काम करिए ना, आप अपना काम करिए। तो हमने कहा ठीक है भाई, हम अपना काम करते हैं। मगर उस दौरान जब हमने इनको कोई डायरेक्ट अटैक नहीं किया, हम पॉलिसी पे अटैक करते रहे, प्रिंसिपल्स पे अटैक किया, हमने डायरेक्ट जो है इस तरह से नहीं किया। उसका खामियाजा क्या मिला? हमें एक आ गया कि साहब ये तो बीजेपी की बी टीम है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के मिले हुए हैं, अगला सवाल ये तो आरएसएस है, ये तो किसी ने बोला छोटा, क्या बोलता है, छोटा पैकेट, कुछ छोटा रिचार्ज है आरएसएस का, ये सब कहा गया। छोटा मोदी भी कहा, छोटा मोदी कहा, छोटा रिचार्ज कहा। आज वो सारे लोग जिन्होंने कहा वो खुद अपने दिल में सोच रहे होंगे कि हमने ज़्यादा कह दिया। देखिए हमारी एक छोटी पार्टी है, हमें दिल्ली चलानी है, हम चाहते हैं दिल्ली के अंदर सहूलियतें दे दें। मुझे आपसे असहमति इसलिए होगी क्योंकि अगर आप इंडिया अगेंस्ट करप्शन का पूरा स्ट्रक्चर देखें तो उसमें आरएसएस के इन्वॉल्वमेंट को ना तो आप इनकार कर सकते हैं उससे, ना मैं इनकार कर सकती हूँ। तो जिस पार्टी की उत्पत्ति जिस आंदोलन से हुई उसमें आरएसएस का जो पूरा इन्वॉल्वमेंट था, आप अन्ना हजारे को आप देख लीजिए। अब मैं इसका जवाब जिस तरह का बयान उन्होंने दिया, मैं आपकी बात से काफ़ी तक सहमत हूँ। मगर आरफा जी, एक ही बात को देखने के और कहने के दो लहजे हो सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। किसानों का आंदोलन हुआ पंजाब चुनाव से पहले। जाहिर सी बात है किसानों का आंदोलन अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के खिलाफ हो रहा है, उनके 3 काले कानूनों के खिलाफ हो रहा है, तो उन किसानों से हमदर्दी रखने वाले लोग कौन होंगे? कांग्रेसी होंगे, आम आदमी पार्टी के होंगे, क्योंकि यही 2 मेजर प्लेयर हैं पंजाब में जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा हैं। लेकिन अन्ना हजारे का आंदोलन आप कह रहे हैं आरएसएस के जरिए खड़ा नहीं किया गया, सपोर्ट किया गया। मैं यही कहता हूं, मैं यही कहूंगा। बिल्कुल, अगर आरएसएस के पास इतनी ताकत होती कि वो अपना आंदोलन खड़ा कर लें तो अरविंद केजरीवाल को क्यों ढूंढते? लेकिन आपने सपोर्ट लिया। उनके पास तो बहुत सारे अरविंद केजरीवाल और जो है अन्ना हजारे मिल जाते। लेकिन आपने सपोर्ट लेना ठीक समझा? नहीं, मैं आपको इसको इस तरह से बताऊंगा। देखिए, किसानों को अगर आप ये बोलें ये साहब आपके यहाँ जो है अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के लोग आके रोज केले बांटते थे और आपने अरविंद केजरीवाल की जो है कि रोटियां क्यों खा ली? ऐसा नहीं है। जब एक आंदोलन होता है तो उसके अंदर तरह तरीके के लोग, कोई रसोई खोल लेता है, कोई टोपियां बांट देता है, कोई वहाँ पे ब्रेड बांट देता है, कोई बन बांट देता है। ये सब तो आंदोलनों में चलता है। चलिए इसी से एक और सवाल पूछ लेती हूँ, फिर आपके भविष्य पर भी मैं आऊंगी। आम आदमी पार्टी का भविष्य जो कि देश की राजनीति से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। 2 महत्वपूर्ण राज्य हैं, कम से कम दिल्ली है, पंजाब है, इसके अलावा गुजरात भी, हिमाचल भी, वहाँ भी कहीं ना कहीं आप पैर पसारने की कोशिश कर रहे थे। आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है? मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी बड़े नॉर्मल लोग हैं। हम लोग वो लोग नहीं हैं कि जो बहुत पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम प्रोफेसरी करके आए हैं, जिनको बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि लेफ़्ट क्या है, एक्सट्रीम लेफ़्ट क्या है, सोशलिस्ट, राइटिस्ट। मतलब हम इस सब डेफिनेशन के अंदर नहीं है। ज़्यादातर तो हम साइंस के स्टूडेंट हैं। मैं इंजीनियर हूँ, अरविंद केजरीवाल जी इंजीनियर हैं। हम सब लोग इस आइडियोलॉजी को सोच के समझ के नहीं आए थे राजनीति के अंदर कि भाई हम इस खांचे के अंदर फिट होते हैं। हम मोटे तौर पे आए व्यवस्था परिवर्तन के लिए, और उस व्यवस्था के अंदर अगर कोई चीज़ लेफ़्ट की हमें लगी कि ये तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है तो हमने वो नहीं ली। जहाँ लगा कि तो राइट, रिलीजियस राइट एक्सट्रीमिज़म ये तो बहुत ज़्यादा है तो उसको हमने नहीं लिया। जो चीज़ ठीक लगी, हमारे समझ में आई, वो चीज़ हमने ली। उसी लिए बार बार जो है कभी कोई लोग हमें कह देते हैं कि तो लेफ़्ट। अब आप देखिए, अभी तक 2 महीने पहले तक हमें आरएसएस की बी टीम कहा जा रहा था, अब जो है हमें कांग्रेस की बी टीम कहा जा रहा है। तो आपकी पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? पॉलिटिक्स तो है ही। जब हम पॉलिटिक्स के अंदर हैं तो पॉलिटिक्स है ही। मगर मैं ये मानता हूँ कि अगर आप मुझसे पूछें कि हमारी आइडियोलॉजी क्या है तो हम उस लेफ़्ट और राइट वाली पूरी साधारण भाषा के अंदर जो है हम नहीं दे पाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी के कुछ सिद्धांत जो हैं ओवर 10 ईयर्स हमने डेवलप किए हैं। वो क्या हैं कि हम चाहते हैं कि शिक्षा जो है अच्छी मिले, वर्ल्ड क्लास मिले, सबको मिले, मुफ्त मिले। इलाज भी जो है गरीब से गरीब आदमी का अच्छे से अच्छा इलाज हो जाए। इस तरीके की चीज़ों को, बिजली के विषय में हम ये कहते हैं कि मूलभूत सुविधाओं के अंदर सरकार को बिजली मानना चाहिए। सरकार को एक ऐसा वेलफेयर स्टेट होना चाहिए जिसके अंदर एक मिनिमम बिजली जो है, पानी जो है वो मिलना चाहिए। बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं भारत को, आप इससे सहमत हैं? नहीं, कैसे? देखिए, हम तो इसका मतलब तो आपकी आइडियोलॉजी है? आपकी आइडियोलॉजी है इसका मतलब? नहीं, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। हम क्या कहते हैं, देखिए
हम कहते हैं कि राम राज्य तो होना चाहिए, मगर राम राज्य की डेफिनेशन ये नहीं है कि राम राज्य के अंदर एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करें, एक धर्म का अनुयायी दूसरे वाले से ये करे कि ये अपना धर्म नहीं निभा सकता, मैं अपना धर्म निभा सकता हूँ। राम राज्य के अंदर जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे उन पे आओ ना। उसमें था कि कोई जो है बीमार ना पड़े, किसी को इलाज की ज़रूरत हो तो उसका इलाज हो, सब लोग सुखी हों, सबके पास नौकरियां हों। ये थी जो तुलसीदास जी ने राम राज्य की डेफिनेशन की थी। उन्होंने कहीं पे ये नहीं कहा कि जो है राम राज्य के अंदर ये है कि जो है मुसलमानों को जो है इसके अंदर प्रताड़ित किया जाए, ये सब नहीं था कहीं पे भी राम राज्य में। और राम एज सच अगर आप मतलब हम तो तब से जानते हैं जब हम रामलीला करते थे बचपन में जब रामलीला करते थे तो जो राम का कैरेक्टर जो होता था ना, उसको ही कहा जाता था कि राम बहुत सौम्य थे, राम का हृदय बहुत बड़ा था, राम में जो थे माफ करने वाले आदमी थे, दया करुणा से भरे हुए थे। लक्ष्मण उग्र थे, जुबान के भी उग्र थे, लड़ने भिड़ने के अंदर लक्ष्मण हमेशा तैयार रहते थे। परशुराम भगवान से लक्ष्मण भिड़ गए, राम ने रोका नहीं ये नहीं करना। मगर अब जो भगवान राम की इमेज भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती है वैसी तो थी नहीं, तो हम उस चीज में बिलीव करते हैं जो है। तो अब आपने कहा कि आप बीजेपी की बी टीम के जो टैग लग रहा था उससे बचना चाह रहे थे, तो नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि हम थे ही नहीं, लेकिन जो टैग लग रहा था आपके अब टैग तो अब हमारे पर कांग्रेस का भी हाँ, लग तो रहा मैं है। वही कहने की कोशिश करी हूँ। इसलिए आप ये कह रहे हैं कि पर्सनल अटैक शुरू हुए और इसलिए ये पूरी दुश्मनी शुरू हुई, इसलिए इस केस को इस्तेमाल किया गया। नहीं, इसलिए नहीं। केस तो इसलिए हुआ क्योंकि आम आदमी पार्टी के विषय में भारतीय जनता पार्टी मानती थी कि दिल्ली की पार्टी है, ठीक है, इनको हम निपट लेंगे, इनको हम सुलट लेंगे। एक बार हमारे पंजाब में सरकार बनने की लगभग तैयारी पूरी थी और ये तो कई इंटरव्यूज़ के अंदर सामने आ गया कि किस तरीके से पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने हमें रोका था। तब 2017 के चुनाव में पूरी तैयारी हुई थी, यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि कैप्टन तक की मदद जो है भारतीय जनता पार्टी के कैडर ने, आरएसएस के कैडर ने उस चुनाव में की थी। पंजाब, हाँ, पंजाब का लोकल मीडिया सब जानता है, उन्होंने इसकी बाकायदा रिपोर्टिंग की थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को डर था कि अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली से निकल के पंजाब भी पहुंच गए तो इन्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो जब हमारी पंजाब में सरकार बनी तो वो हमसे काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो गए कि ये आदमी है जो कल को प्रधानमंत्री मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चुनौती दे सकते हैं। एज इज ऑन हिज साइड। ठीक है, तो मैं जो आपकी बात समझ रही हूँ वो उसके ये कि बाद पीएम मोदी और सीएम केजरीवाल के बाद जब आप आगे बढ़ गए और सीएम भगवंत मान भी हो गए और सीएम और भी दूसरे होने उसके बाद जो आखिरी चीज हुई मैं आपको बताता हूँ। पंजाब तक बीजेपी वॉज वेरी अलार्म्ड कि ये 2 राज्यों में आ गए, बॉर्डर स्टेट है, इनके बस की कुछ नहीं है, और कई सारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस क्रिएट की गई। उसके बाद कुछ ही महीनों के अंदर हमने गुजरात लड़ा, और जिस तरीके से हमने गुजरात का चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप मानिए ना मानिए चुनाव लड़ने के एक्सपर्ट तो हैं, लड़ने लड़ाने वाले एक्सपर्ट हैं, और अमित शाह की तो वो कह सकते हैं होम ग्राउंड है। उनकी होम ग्राउंड में जो आम आदमी पार्टी ने गुजरात में चुनाव लड़ा और 5 सीटें जीती, आई थिंक वहाँ से जो है, लेकिन नुकसान तो आपने कांग्रेस को ज़्यादा पहुँचाया। अब देखिए, हम तो इतने सालों से नहीं लड़ रहे, 25 साल से कांग्रेस बाहर है सत्ता से, ठीक है, हम तो अब लड़ना शुरू हुए। थेरी तो वहाँ पे भी हुई कि आपने स्पॉइलर का काम किया, बीजेपी को फायदा पहुंचा, वो तो देखिए, इसलिए कांग्रेस पार्टी हारी। जी मैं तो कह रहा हूँ ना, 25 साल से कांग्रेस बाहर है गुजरात से। अरविंद केजरीवाल तो इस बार गए, पहले 20 साल किसके ऊपर ठीकरा फोड़ोगे, वो भी ढूंढ लाओ फिर कोई, ऐसा नहीं होता। अब एक नई पॉलिटिकल पार्टी नई जगह चुनाव लड़ेगी तो आप कहेंगे कि साहब हम पे यही तो इल्जाम था कि हम बीजेपी, हम पे यही 2 इल्जाम कि फायदा पहुंचा कि चुनाव लड़ा क्योंकि ये बीजेपी की बी टीम है। एक बात बताइए, वही बात मैं जो आ रहा हूँ, बी टीम के लिए हम थोड़ा बहुत तो नुकसान कर लेंगे अपना। चलिए सत्येंद्र जैन को जेल भेज देंगे, मनीष सिसोदिया को भी भेज देंगे, संजय सिंह को भी भेज देंगे, वो दाग मिट गया आपके ऊपर से। और अरविंद केजरीवाल, अब दाग क्या मिट गया, वो एक देखिए आरफा जी, एक इकोसिस्टम के अंदर इस तरीके की बातें फैलाई जाती हैं ताकि दूसरे की क्रेडिबिलिटी खराब की जाए। अब आखिरी 2 सवाल आपसे पूछूं। हम छोटी पार्टी थी, छोटी हैं, तो हमारी क्रेडिबिलिटी के ऊपर निशान लगाना बहुत आसान है। तो आपके विस्तार को रोकने के लिए बीजेपी ये कर रही है क्योंकि आपको खतरा मानती है, और आप ये कह रहे हैं आप बीजेपी की बी टीम नहीं है। इस बात से ये साबित हो गया है। आपके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों जेल में। अब मुझे भविष्य की बात बताइए। आप, बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स हमारा चैनल भी देखते हैं और आपको सुनने की ख्वाहिशमंद भी हैं कि अब आप क्या करेंगे आगे। अभी बताइए, आपके तो हाथ भी काट दिए, पैर भी काट दिए, अब क्या करेगी आम आदमी पार्टी? देखिए, मेरे को ऐसा लगा
कि पहले दिन जिस दिन मुख्यमंत्री अरेस्ट हुए, दिल्ली के लोग शॉक में थे। कई सारे लोगों को लगा कि अब आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, कुछ बचा ही नहीं है। सोचिए ना, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 के नेता तो अंदर थे ही, नंबर 1 के नेता भी अंदर हैं, तो पूरी की पूरी फर्स्ट और सेकंड रो तो पूरी खत्म ही कर दी उन्होंने। हम लोग तो बहुत जूनियर लोग हैं, मैं, आतिशी, दुर्गेश, दिलीप, संदीप पाठक, राघव, वी आर वेरी जूनियर पीपल। मगर पिछले 3-4 दिनों से जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इनसे लड़ रही है, अब लोगों में विश्वास आ गया है कि ये लड़ेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं रोज़ जो है बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, कई बार वॉक कर रहा होता हूँ तो किसी ग्रुप के पीछे पीछे चल के थोड़ा थोड़ा सुन भी लेता हूँ क्या कह रहे हैं, है ना। क्योंकि बुज़ुर्ग जो होते हैं ना वो तेज़ बोलते हैं, क्योंकि कम सुनते हैं इसलिए थोड़ा ऊंचा बोलते हैं। तो उनकी आवाज़, जैसे आप वॉक करते होगे ना, तो उनकी आवाज़ आपको समझ में आती है क्या है। आज दिल्ली के अंदर जो लोग हैं वो काफ़ी अपसेट हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं। उनको देखो, बहुत सारे लोग ना मोदी नरेंद्र वोटर्स मोदी भी, को, और मोदी वोटर्स भी इस क्यों सहमत हैं। आप सोचिए ना, नरेंद्र मोदी को बहुत सारे लोग अपना हीरो मानते थे, आइडियल मानते थे, मॉडल मानते थे। वो जब ऐसा काम करेंगे तो उनको लगता है यार ये क्यों किया इन्होंने। आप तो 400 पार जा रहे थे, आप तो विश्वगुरु होने की बात कर रहे थे, आप तो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई रोक रहे थे, आप अपनी मुख्यमंत्रियों से ही लड़ने भिड़ने में लगे हुए हैं। और जो वो मॉरल हाई ग्राउंड था ना आरफा जी, कि ये भ्रष्टाचारी है इसलिए मैंने इसको जेल के अंदर किया, वो जब इलेक्टोरल बॉन्ड की कहानी के ऊपर से पर्दा हटा तो पता चल गया भाई जो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे उनसे तो तुम 60-60 करोड़ रुपए के तुमने चंदे ले लिए छुप छुप के, और अरविंद केजरीवाल को तुम भ्रष्टाचारी बता रहे हो जिसके यहाँ 1 रुपया नहीं मिला। देखिए मनी ट्रेल क्या होती है, मनी ट्रेल ये मतलब है कि गलत तरीके से अगर पैसा कमाया गया, वो पैसा बेनिफिशियरी के पास पहुंचेगा तो कहा जाएगा ये बेनिफिशियरी है, क्योंकि ये मनी ट्रेल जो है ये इसके पास, अरविंद केजरीवाल के पास, मनीष सिसोदिया के पास, संजय सिंह के पास पहुंचा। ईडी की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इनके पास 1 रुपया भी पहुंचता हुआ इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी नहीं पहुंच पा रहा है। मगर बीजेपी के साथ तो 60 करोड़ की मनी ट्रेल प्रूव हो गई। आप भ्रष्टाचारी से पैसा ले रहे हो। सौरभ जी, वायर के स्टूडियो में ये बातें अच्छी लग रही हैं, लेकिन इन्हीं बातों की बुनियाद पर मनीष सिसोदिया 1 साल से ज़्यादा जेल में हैं। उनको पैरोल पे देखा, ऐसा लगा उनका वज़न जो है वो आधा वज़न हो गया है, जो उनकी हालत देखने में लग रही है। तो ऐसे में यहाँ तो कहा जा रहा है कि 2025 तक, जब तक अगला चुनाव हो गया, अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आने जा रहे हैं। मैं आपके सम्मान करती हूँ आपके कार्यकर्ताओं का कि उन्होंने सड़कें घेर रखी हैं और ऊर्जा बना के रखी है, लेकिन कब तक। आरफा जी, मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हिस्ट्री तो नहीं जानता, थोड़ा बहुत जो समझता हूँ मैंने देखा, एक समय था जब इंदिरा गांधी बहुत ज़्यादा जो है लोगों के मन में उनके खिलाफ नाराज़गी थी। इतनी नाराज़गी थी इंदिरा गांधी जी के खिलाफ कि उन्होंने इमरजेंसी ली कि सब छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठी हो गई इंदिरा गांधी को हराने के लिए। हरा दिया इंदिरा गांधी को। हारने के बाद जब इंदिरा गांधी किसी पोस्ट पे नहीं थी, उनको जनता पार्टी की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। लोगों में इतनी सिंपैथी बनी उन इंदिरा गांधी को के लिए जिनको अभी अभी चुनाव में हराया है, जिनके खिलाफ इतना गुस्सा था। देखिए आज आप इस बात को जानिए, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जनता के मन में कोई गुस्सा नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। जिन इंदिरा गांधी के खिलाफ इतना गुस्सा था, चुनाव में हराया, उसको आपने गिरफ्तार कर दिया। लोगों ने बोला नहीं ये गलत किया। और उसके बाद इंदिरा गांधी इतनी बड़ी मेजॉरिटी से जीती कि वो रिकॉर्ड है, आज भी मोदी जी उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाए हैं। हमदर्दी होगी आपको लगता है अरविंद केजरीवाल के लिए? मैं ये मानता हूं कि भारत का सोशल फैब्रिक इस तरीके का है। मैं आपको एग्जांपल आप ही की ज़िंदगी से दूंगा। आप गाड़ी ड्राइव करके जा रही हूँ, आप देखें कि बीच में भीड़ लगी हुई है और 2 लोग लड़ रहे हैं। एक आदमी दूसरे आदमी को हेलमेट से मार मार के उसका जो है खून निकाल दिया उसने। आपको नहीं पता, हो सकता है जो पिट रहा है उसी की गलती हो, मगर आप कहोगे यार ये तो बहुत ज़्यादा मार रहा है यार, ये क्या ऐसी हैवानियत क्या है। आपकी सहानुभूति उस पिटने वाले के साथ खड़ी हो जाएगी अपने आप ही, और अगर आपको मौका मिल जाए तो आप तो उसको 6 साल की सजा कर दो। तो गलती की नरेंद्र मोदी ने, आपको लगता है? अगर मैं पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से देखूं, भारत के समाज के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है उसको लोग नहीं माफ़ करेंगे। आदमी जितने ऊंचे पद पे जाता है, लोग उसको उतना बड़ा दिल रखने के लिए एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका दिल बड़ा होना चाहिए, आपको माफ़ करना चाहिए, आपके मन में करुणा होनी चाहिए। मगर आप इस तरीके से अपने प्रतिद्वंदियों को
मतलब तबाह करने के लिए, ख़त्म करने के लिए अगर आप पूरी स्टेट मशीनरी इस्तेमाल करेंगे, लोग आपको नापसंद करेंगे। अब आखिरी सवाल बिल्कुल संक्षेप में वो ये कि अब जो चुनाव आने वाले हैं उसमें क्या असेसमेंट है आपका, आपकी पार्टी का, इंडिया अलायंस का, किस तरह से भविष्य देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मेरी आज एक बड़े अच्छे पॉलिटिकल विश्लेषक से बात हो रही थी और हमारी बातचीत के अंदर हम दोनों की राय एक थी। ये जो अरविंद केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी है, ये टर्निंग पॉइंट है हिस्ट्री का। और आप देखेंगे इसके बाद पूरे इंडिया अलायंस के अंदर एक भारी सपोर्ट जो है दिखेगा, लोगों की हमदर्दी दिखेगी और इस हमदर्दी के कारण इंडिया अलायंस के नंबर्स बढ़ेंगे। मैं कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं नहीं समझता कि कितनी % वोट बढ़ेंगे, कहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मगर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी गलती का एहसास होगा कि ये ब्लंडर हो गया। कोई भी आदमी, पॉलिटिकल आदमी जो 400 सीटें जीतने का दावा करते हैं, कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो ऐसा रिस्क नहीं लेते। ये रिस्क एक बहुत मेजर रिस्क है जो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। ये सोच के लिया है कि मीडिया नैरेटिव चलाएगा, हम अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट साबित कर देंगे, मोदी जी को मान लेंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए जो हैं ये देवता हैं, मगर ऐसा होगा नहीं। लोग अब टीवी की खबर को बहुत जो है ना, कहते हैं पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेते हैं और लोग अब यूट्यूब चैनल्स के ऊपर द वायर जैसे जो हैं पोर्टल्स हैं ना, उनको देखते हैं और उससे जो ओपिनियन बनती है वो अब आपको दिखती है। आप पार्कों में जाएं, लोगों से मिलने जाएं, वो ओपिनियन दिखती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ भारद्वाज जी। उम्मीद ये करते हैं, आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम जो हमदर्दी पैदा होगी अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से, वो आपकी नई ताकत के तौर पर उभरेगी और आपका कार्यकर्ता सड़क पे है ही। चुनाव तक तो कम से कम उनको देखा जाएगा। भारत के लोकतंत्र और संविधान पे विश्वास रखते हैं और न्याय व्यवस्था पे विश्वास रखते हैं कि एक दिन फिर से लोकतंत्र को तरोताज़ा होते हुए देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।